कि मुसलमानों को अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए, चाहे फिर वो शिक्षा के लिए हो, चाहे कब्रिस्तान के लिए हो, इनके लिए, या फिर अपनी जो नमाज अदायगी है उसके लिए हो, जिन स्थानों का उपयोग करना होता है उसे वो धार्मिक उपयोग में ली जाने वाली वस्तु और वक्फ कहते हैं। जनरली ये जो जगह है, ये जगह इन्हें दान में दी जाती है। अच्छा। अब मैंने कोई ज़मीन दान में दी स्कूल के लिए, मैंने कोई ज़मीन दान में दी हॉस्पिटल के लिए या फिर मंदिर के लिए, बिल्कुल वैसे ही इस्लाम में वक्फ एक बहुत ही पायस काम माना गया, अच्छा काम माना गया, नोबल काम माना गया। तो ऐसा करके लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ की कि लीजिए साहब, इस पर मंदिर बना लो, या इस पर मस्जिद बना लो, इस पर आप दरगाह बना लो, इस पर आप कब्रिस्तान बना लो, इस तरीके से। अब मेरे दान को आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। एक और पॉइंट था यहाँ पर, और वो था वक्फ बाय यूज़र। मान लो कि आपने दान नहीं दी, लेकिन एक मंदिर था, मंदिर का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, आप रिलेट कर पाओगे। एक मंदिर था जो मंदिर के रूप में पूज रहा था, तो वो जगह जहां पर मंदिर पूज रहा था वो मंदिर की ही हुई, आप उसे मंदिर कहलाएंगे। ऐसे ही वक्फ बाय यूज़, यानी कि एक क्षेत्र जहां दरगाह बन गई या जहां मस्जिद बन गई, तो अगर मस्जिद बन गई तो वो बाय यूज़ वक्फ संपत्ति हो गई। अच्छा। आपने बहुत बार देखा होगा पिछले कुछ समय में बहुत सी जगह पर हरा रंग पोत करके उसको मजार मीनार जो भी रूप दिया वो पोत दिया गया। बहुत सारी जगह पर एनक्रोचमेंट के नाम पर ये चीज़ें की गई, बिकॉज लॉ कहता था कि अगर ये यूज़ में है तो ये वक्फ है। अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए यूज हो रहा है, आपके धर्म के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये वक्फ है। और उस समय का कानून, ये उस समय का कानून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। उस समय का कानून ये कहता था अगर वक्फ की संपत्ति है तो फिर उस संपत्ति को आपको छुड़वाने के लिए आपको क्लेम पत्र में यह कहना पड़ेगा कि यह संपत्ति मेरी है, आपको एविडेंस प्रदर्शित करने पड़ेंगे, वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर शिकायत करने इसकी जाएंगे तो ना तो हाई कोर्ट सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वक्फ का अपना ट्रिब्यूनल है जो इस पूरी विवाद को सुनेगा। अच्छा। तो ये दो ऐसी बातें थी, एक वक्फ बाय यूज़ कि मैंने मेरी जगह यूज़ कर ली, यहाँ पर मैंने आज नमाज अदायगी कर ली, या फिर मैंने इसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया। अब आपकी ज़मीन थी, मान लो कि आज आपका खेत था, आपकी ज़मीन पर मैंने आकर के मस्जिद खोल दी, बना ली, अब मैं वहाँ पर अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। आपको मैंने ये कह दिया कि ये तो ज़मीन वक्फ हो गई भाई साहब, वक्फ बाय यूज़ है ये तो। आपने कहा सर मेरी ज़मीन है, तो बोले जाओ प्रूव करो। आपके पास दस्तावेज अगर नहीं है, जैसे आज वक्फ बाय यूज़ के नाम पर उनके पास दस्तावेज नहीं है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके पास ज़मीन के कागजात नहीं है, आप कह रहे हो दादा परदादा मेरे यहीं पे प्रैक्टिस करते आए थे, यही तो मेरा ही खेत है, बोले नहीं है ना तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट, अब ये मेरी हुई। आपके पास डॉक्यूमेंट के अभाव में आप न्यायपालिका पहुंचते हैं, न्यायपालिका कहती है सॉरी मैं आपकी सुनवाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा जो वक्फ का ही, और वक्फ के ट्रिब्यूनल में बैठे हुए लोग भी वक्फ का ही पक्ष रखेंगे। ये मन में भी धारणा होती है और स्वाभाविक सी बात है, आपको उनके कानूनों की इतनी जानकारी नहीं है। तो एक तरह का ऐसा ब्लैंकेट बना हुआ था कि ऐसी संपत्ति रखने वाला वक्फ देश के अंदर थर्ड लार्जेस्ट संपत्ति रखने वाली संस्था बन गया था। अच्छा। आफ्टर सेना, रेलवे और उसके बाद वक्फ। बताओ। अब इसके खिलाफ सरकार ने जो फिलहाल कानून प्राप्त किया वो खिलाफ नहीं है, असल में वो उन लोगों के अधिकारों के लिए है जो कभी अपनी संपत्ति रखते थे लेकिन विवाद भी नहीं कर पाते थे कि सर ये मेरा खेत था अब ये वक्फ हो गया, मुझे नहीं पता। तो अब आप इस विवाद के लिए कलेक्टर के पास जाइए, आपको उस ट्रिब्यूनल के चंगुल से बाहर निकाल दिया। ओके, मतलब सुनवाई की एक जगह दे दी, एक जगह दे दी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी अब आप जाइए, आप अपना प्रमाण दीजिए कि मैं इतने समय से यहां रह रहा हूं, सुनवाई होगी। अब आप हाई कोर्ट भी जा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा पाएंगे। तो टेक्निकली जिन लोगों की जमीनें गई उनको रोका गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपने सुना होगा ताजमहल को वक्फ ने क्लेम कर दिया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब बोले कि हाई कोर्ट को भी वक्फ के नाम पर वो आ गया था, फरमान आ गया था कि ये वक्फ है। तो हाई कोर्ट तक को भी अगर जगह को कोई वक्फ के नाम पर यूज करने की बात बोल रहा है, सर ये तो हमारी संपत्ति है, तो कभी कोई कानूनी दावपेच फंस गया, चाहे पुरातत्व विभाग का ही फंस गया, अगर उनको लग रहा है कि ये हमारी जगह वक्फ थी, वक्फ के नाम, जैसे आपने देखा लाल किला है, लाल किला कभी ना कभी तो इस्लाम से संबंधित रहा है, उसमें भी कोई ना मस्जिद मीनार कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे में फिर बोले साहब ये तो हमारा था, तो ऐसे में आप कैसे अपनी एंशिएंट आर्कियोलॉजी को सेव करोगे? तो सरकार को आवश्यकता थी अपनी संपत्तियों के संरक्षण के लिए कम से कम ऐसा कानून तो हो जब सरकार खुद भी पार्टी बनकर के कह सके कि अरे छोड़ दो यार इसको। तो सही बात है सर, हमने तो कंटेंट देखा, अंबानी के घर को भी बताया जा रहा है कि ये वक्फ। मैं बोल रहा हूं ना, आप आकर के किसी भी जगह प्रैक्टिस करने लग गए तो वो वक्फ बाय यूज हो गया।
अब डोनर के मैं आया और मैंने कहा कि सर ये यूज़ कर लेना, मैंने आकर के आपको यूज़ करने का काम दे दिया, सर ये मेरी ज़मीन है आप इसको यूज़ कर लो, आपने तारबंदी कर दी। आप किसी भी ज़मीन को कर दो ना ऐसे, तो फिर तो इसलिए आप देखेंगे कि जो 2013, अगर मैं सही हूं, एक बार चेक करने का नंबर होगा ये, जब से वो संशोधन हुआ उसके बाद से वक्फ की संपत्ति जस्ट डबल हो गई। वक्फ बाई यूज़ के नाम पर देश में इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी, जहाँ जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ वक्फ। इसलिए तो आज जो ये कानून आया है जिसका विरोध भी हो रहा है, वो इस बात पर ज़्यादा हो रहा है कि आपने हम लोगों को वक्फ बाई यूज़ के नाम पर जितनी भी जगह विवादित जगह हैं अब हमें वो छोड़नी पड़ सकती हैं। तो भाई देखो, ज़मीन का दावा तो ऐसा होता है ना, जिसको भी छोड़ना पड़ता है वो विरोध बड़ा करता है ना, नंबर एक। और दूसरा जो विरोध हो रहा है आजकल वो इस बात पर है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुसलमानों को भी एंट्री दी जाएगी। अब गैर मुसलमानों को एंट्री देने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जिनकी संपत्तियां ली गई हैं उनमें से भी तो कई गैर मुसलमान हैं, उनका पक्ष कौन सुनेगा? अगर सभी वो हो गए जो वक्फ बाई यूज़ के लिए मुसलमान ही हैं, तो वो पक्ष उसका कैसे लेंगे? करेक्ट बात है। इस वजह से मेरे हिसाब से समझाया मैंने। हाँ सर, समझ में आ गया सर। बट जैसे ये अभी अनुराग कश्यप वाला मुद्दा भी चल रहा है, जातिवाद, फिर उसके बाद धर्मवाद, फिर तो आपको सच में ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिशियंस चाहते हैं ये चलता रहे मुद्दा, पार्टी ऐसी चलती रहे, वोट ऐसे ही आते रहें, कहीं पे एजुकेशन कम रहे ताकि हम इन्हें कंट्रोल करते रहें? ऐसा मतलब मूवी के नैरेटिव्स होते हैं या कुछ ऐसा कहा जाता है कि जैसे मूवीज़ में ही देखा ना, एक गाँव का लड़का शहर जाके पढ़ लिख के आ गया, फिर वो गांव में आके पढ़ाता है, फिर वो समझते हैं कि हमारे नेताजी नहीं चाहते थे कि हम पढ़ जाएं वरना हम प्रोटेस्ट करते। तो आप सच में ऐसा सोचते हो कि हायर पावर्स नहीं चाहती, कि मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहती है लोगों को इन मुद्दों में ताकि बड़े मुद्दों पे बात ना हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा अमीरी किस में है? मैं आपका गेहूं चुराऊं या फिर मैं आपको एक बार में ही चैट जीपीटी जैसा कोई भी ऐप बना कर दूं जो एक यूज़र से 2000 रुपये महीने ले? कमाई जिसमें टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा ना। टेक्नोलॉजी कब डेवलप होगी? जब एजुकेशन लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो ये कहना कि इनने हमको नहीं पढ़ने दिया, यार सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ो। ड्रॉपिंग रेशो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का जिनको ऑप्शन दिया गया था कि पढ़ो, पर वो नहीं पढ़ रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रोजगार नहीं है साहब, इसलिए नहीं पढ़ रहे। आप प्रयास कितना कर रहे हो इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा हो। अगेन वही वाली बात है कि मुझे पता है कि मैं अगर थोड़ा और एजुकेशन ले लूँगा तो और अच्छा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस समय को निकाल के उसमें दे पाऊँ। तो जो मिल रहा है वही बढ़िया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमारा इतना इनर्शिया है कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे। घर में भेड़ बकरी चरानी है, खुश हैं कि 4 भेड़ अपनी तो हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पर फिलहाल ये छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है बाद में मेरा अपना बाड़ा हो, लेकिन आज क्यों छोड़ूं? तो वो जो इनर्शिया है जो हमें आगे ग्रो नहीं करने दे रहा, उसको लोग कहते हैं कि गरीब को गरीब रहने दो। नेताजी ऐसा चाहते हैं? नहीं, नेताजी चाहते हैं कि इसरो जैसा संस्थान बने। अगर कोई करप्शन भी करना है तो आज यूएस को आप उठा के देखो ना यार, इतना इंटेलिजेंट बना दो देश को कि एलॉन मस्क अगर चुनाव राष्ट्रपति का लड़वा भी रहा है तो आपको दिक्कत ही नहीं हो रही। आज मोदी जी को यह बताने में दिक्कत हो रही है कि अडानी मुझे चुनाव लड़वा भी रहा है कि नहीं लड़वा रहा है। अगर देश पढ़ा लिखा होता तो अडानी को स्वीकार ही कर लेता ना कि हाँ भाई बढ़िया है, करा, क्या दिक्कत है? 2-4 जुड़ जाओ कांग्रेस के साथ, 2-4 जोड़ समाजवादी पार्टी से, सब जुड़ जाओ, लड़ाओ चुनाव। यूएस में क्या हो रहा है? लिटरेट कंट्री होने का उसको सबसे बड़ा फायदा यही तो हुआ है कि लो भाई आराम से चलो, सबको पता है कौन किसके साथ है, खुलेआम मंच पर सब साथ में है और चल के काम हो रहा है। बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करा तो यार पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, पर सर जो हिंदू राजनेता भी ज्यादा पैसे कमाते हैं अगर वो पढ़ लिख जाते हैं। पर सर जो हिंदू मुस्लिम हो जाती है, मीडिया में भी देखते हैं या मूवीज में भी देखते हैं, ये तो नैरेटिव सेट किया जाता है ना। मतलब जब तक राइवलरी, दो पार्टीज में राइवलरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा वो नहीं होगा इसको फायदा। और आसान करता हूँ, मुझे राजनेता होने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जनता को एक मुद्दे पर एकजुट करने के लिए। इसलिए देश में ऐसे मुद्दे तलाशे जाते हैं जिस पे आप पूरी तरह से यूनाइटेड कर सको लोगों को। बहुत आसान है, पाकिस्तान को 4 बातें सुनाओ, सब एक। देश को इसरो के माध्यम से चांद पर लेके जाओ, सब एक। इंडिया पाकिस्तान को चुनाव क्रिकेट मैच हराए, सब एक। स्पोर्ट्स के थ्रू। लेकिन सब में नशा जो है ना वो थोड़ी सी देर का है। चंद्रमा पे एक बार ही तो लैंडिंग करोगे, हर दिन थोड़ी करोगे। क्रिकेट 1-2 बार ही तो लड़ोगे, चुनाव में 2-4 बार थोड़ी खेलोगे, मतलब मैच में खेलोगे। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है, संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशन की तरह कि थोड़ी देर का बाद में खत्म होना है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा मैटर है जो लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद दिलाता रहेगा कि हमें यूनाइट रहना है, वोट बैंक के लिए भी और राष्ट्रवाद के लिए भी। हर तरह से आपको ये फायदे का ही सौदा लगता है।
अगर मुस्लिम वोट एक हो तो किसी का पक्ष चलेगा, हिंदू वोट एक हो तो किसी का पक्ष चलेगा। लेकिन अब ना ऑडियंस भी और वोटर भी बहुत स्मार्ट हो गया है, वो केवल इन चीज़ों पर नहीं भटकता। आज अगर बीजेपी अपने प्रोमिसेस को नहीं रखती, कश्मीर जैसे मुद्दे के ऊपर से उसने अब जिस तरह का स्टैंड लिया, राम मंदिर को लेके जो स्टैंड लिया, तो ऐसा नहीं लगता ना कि ये चीज़ें रिपीट हो पाती सरकारों में। आप काम करके दिखाते हो तो लोग आपको रिवार्ड देते हैं। इतनी बार ऐसा थोड़ी अपोजिशन के मुंह पे ताला लगा हुआ है, खूब बोला गया है। तानाशाह चला था ना पिछली बार, अब तानाशाह अभी भी चल तो रही है, लेकिन नैरेटिव कहाँ है? तो नैरेटिव तो देश ने खूब बनाए, लेकिन जनता ने फिर भी कुछ मान करके तो चलाया ना कि यार चलने दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारों को लगता है कि उनको उलझा के रखो, नहीं, आपको मज़ा आता है। आप तो खुद जानते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर हैं, जनता जो सुनना चाह रही है आप वही परोस रहे हो। तो ऐसे में टीवी को पता है कि कंटेंट क्या देखा जा रहा है। आप देखना अगर हिंदू मुसलमान बंद कर दोगे तो टीवी चलाना बंद कर देंगे, नेता करना बंद कर देंगे। सिंपल एज दैट। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और आपका इस समय फंक्शन में जाने का भी वक्त हो चुका है। आज तो दावत है। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। सर हम चाहते हैं जो नए लोग, हमारी और लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं, आप सिंस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए भी आप एक मैसेज अगर दो। मैसेज तो मैं अपने हर सेशन के एंड में एक ही देता हूँ, और वो सेशन सबको मानना चाहिए। और वो केवल इतना है कि अगर वाकई में, जब शुरुआत हम कर रहे थे एक बात से कि हम अपने हिस्से का क्या काम करें जिससे मेरा देश ग्रेट हो जाए, तो मैं हर मैसेज एक एंड में देता हूँ, और वो ये है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अगर हम इतना सा भी पार्ट निभा गए अपने व्यक्तित्व का, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। वाह, इसकी व्याख्या में आप कितना भी आगे निकल जाओ, लेकिन सच्चाई है। सही बात। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।